हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। चलिए, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। देखिए, डिविडेंड के बारे में आपको पता है कि जब भी किसी कंपनी के शेयर्स कोई खरीदता है तो कंपनी उन शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट्स में से हिस्सा, जिसे लाभांश कहते हैं और इंग्लिश में जिसे डिविडेंड कहा जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है जिनके पास शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पर जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को एक्वायर किया, उसके शेयर्स को खरीदा, तो उन शेयर्स के साथ जो डिविडेंड बनता है वो डिविडेंड भी होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी से मिलेगा। और वो डिविडेंड जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी से रिसीव करती है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से, तो वो होल्डिंग कंपनी के लिए क्या होते हैं, इस एक तरीके से प्रॉफिट है जिसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं दे आर बेटर नोन एज कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है। तो अगर किसी कंपनी में होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, उसके शेयर्स खरीद रही है और उस टाइम पर उसको डिविडेंड भी मिलता है, तो वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। Dividend received by the holding company from the subsidiary company out of pre-acquisition profit is treated as the capital receipt. The holding company deducts such amount from the payment made to the subsidiary. Holding company को जितना भी, क्योंकि उसने पेमेंट किसकी की है, शेयर्स की, तो शेयर्स खरीदने के लिए उसने शेयर्स का पेमेंट कर दिया और शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड बनेगा वो उसको वैसे ही मिल जाएगा। ठीक है। तो शेयर्स के ऊपर उसने पेमेंट तो कर दिया शेयर्स खरीदने के लिए, लेकिन उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड जो है होल्डिंग कंपनी ने रिसीव करना है। तो होल्डिंग कंपनी क्या करती है कि जितना उसने डिविडेंड रिसीव करना है उतना अमाउंट वो उस पेमेंट में से कम कर देती है जो पेमेंट उसने सब्सिडरी को देनी है उसके शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक पेमेंट जो है होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कर रही है और उधर से सब्सिडरी होल्डिंग को कर रही है शेयर्स के ऊपर डिविडेंड का। तो कंपनी में एक सीधा सा एक लेन देन को इजी बनाने के लिए, ट्रांजैक्शन को इजी करने के लिए क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कि जितना डिविडेंड होल्डिंग ने सब्सिडरी से लेना है उतना अमाउंट होल्डिंग कंपनी अपना उस अमाउंट में से, कौन से अमाउंट में से, परचेज कंसिडरेशन में से, जो कि उसने सब्सिडरी कंपनी को देना है उसको उसके शेयर्स खरीदने के लिए, उतना अमाउंट वो कम कर देती है। ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया है, द होल्डिंग कंपनी डिडक्ट सच अमाउंट फ्रॉम द पेमेंट मेड टू द सब्सिडरी। और ये कैसे होगा, इसके लिए हम अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द सब्सिडरी आउट ऑफ पोस्ट प्रॉफिट। ये तो था कि अगर प्री एक्विजिशन में से होगा, तो प्री एक्विजिशन में तो क्या होगा कि जितना उसने पेमेंट करना है परचेज कंसिडरेशन में से माइनस किया जाएगा। लेकिन अगर डिविडेंड क्या है, प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से मिल रहा है, देन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द सब्सिडरी आउट ऑफ पोस्ट प्रॉफिट इज ट्रीटेड एज द रेवेन्यू प्रॉफिट्स। ठीक है। तो अगर डिविडेंड पोस्ट प्रॉफिट्स में से मिल रहा है तो उसे भी हम क्या कंसीडर करते हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट्स कंसीडर करते हैं। देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फॉर डिविडेंड। करेक्ट एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, उसने शेयर्स खरीदे। रॉन्ग एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, इसके लिए हम एक रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। देन ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड। अगर फाइनल डिविडेंड है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, शो फाइनल डिविडेंड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं कि कितना डिविडेंड जो है वो पे किया गया। देन फाइनल डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। होल्डिंग कंपनी share in final dividend is once deducted from the amount paid in the profit and loss account of holding company in the liability side of the consolidated balance sheet. holding company share in final dividend कितना, होल्डिंग कंपनी को फाइनल डिविडेंड कितना मिलता है, जितना परसेंटेज उसने एक्वायर किया है। ठीक है, टोटल डिविडेंड
मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज, कौन सा परसेंटेज, जितना परसेंटेज होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को एक्वायर किया है। तो यहाँ पर फाइनल डिविडेंड की क्या क्या जो है ट्रीटमेंट होगा। एक तो वो अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, जितना परचेज कंसिडरेशन है उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। सेकेंड, इसको लाइबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, होल्डिंग कंपनी की जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी उसकी लाइबिलिटी साइड में ये शो किया जाता है। अब ये कैसे होगा प्रैक्टिकली, इसके लिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। इसमें है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1। On 31st March 2000, the balance sheets of H Limited and S Limited stood as follows. शेयर कैपिटल है 100 का, एक है 15 लाख एंड 6 लाख। रिजर्व्स हैं 1 अप्रैल 99 के रिजर्व दिए हैं। देखिए आपको जो बैलेंस शीट गिवन है, द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 31st March 2000. If it is 31st March 2000, then the year is 1st April 99. 1st April 99 to 31st March 2000। ठीक है, तो ये बैलेंस है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,80,000 एंड 1,95,000 ये दिए हैं, क्रेडिटर्स आर गिवन। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स में इन 4500 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, कितने शेयर्स खरीदे हैं, 4500 शेयर्स, और कितने में, 6,82,500। अब यहाँ पर परसेंटेज नहीं बताया है, परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। एंड आपको वो कैलकुलेशन कैसे करनी है, 4500 शेयर्स खरीदे हैं, कितना परसेंट खरीदा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स कितने हैं। सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स एज सच नॉट गिवन, देन यू हैव टू कैलकुलेट। how you will calculate, the share capital of S Limited is rupees 6 lakh, 6 lakh है, and the share price is 100, 6 lakh divided by 100 आपका आ गया ये 6,000। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ एस लिमिटेड इज 6,000। 6,000 शेयर्स में से कितने खरीदे हैं, 4500। तो 4500 6,000 का कितना परसेंट है, कैलकुलेट करिए। 4500 divided by 6,000 multiplied by 100, कितना आ गया, 75%। ठीक है, तो ये 75% शेयर्स जो है किसने खरीदे हैं, होल्डिंग कंपनी ने। और बाकी का जो परसेंटेज है 25%, दैट इज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। 75%, ये 6 लाख है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लीजिए, 6 लाख डिवाइडेड बाय 100, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 6,000। एंड आउट ऑफ 6,000 टोटल शेयर्स, हाउ मच इज acquired by holding company, 4500। So the percentage is 4500 divided by 6,000 into 100, this is 75%। देन गुडविल इज गिवन। अब देखिए यहाँ पर गुडविल दी है। एक चीज और यहाँ पे पॉइंट समझने वाला है कि ये अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, गुडविल हमें दी नहीं थी। हम जब कैलकुलेशन करते थे, परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करते थे, तो हमारे पास बैलेंस आता था गुडविल का या कैपिटल रिजर्व का, बट हेयर गुडविल इज ऑलरेडी गिवन। तो अगर यहाँ पर हम आगे परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करके बैलेंस निकालते हैं, वो हमारा गुडविल आता है, तो हम इस गुडविल में उसको ऐड करके दिखा देंगे। लेकिन अगर कैपिटल रिजर्व आता है, तो हम कैपिटल रिजर्व यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज लिख सकते हैं, आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। दोनों चीजों को, हम दोनों आइटम्स को इकट्ठा नहीं लिखेंगे। अगर हमारे पास गुडविल है और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आता है, तो हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके देखेंगे कि जो भी आइटम में नंबर, मतलब जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा अमाउंट वाले आइटम से हम कम अमाउंट वाले आइटम को राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो है, ये आइदर केस है। आइदर केस मीन्स कि दोनों में से एक ही आएगा। अगर दोनों एक ही टाइम पर आ रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक ही आइटम को लिखना है। और हम कौन सी आइटम को लिखेंगे, जिसका अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा वाले अमाउंट में से कम वाले को पहले हम राइट ऑफ कर देंगे। तो जो अमाउंट बच जाएगा, वो अमाउंट वहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो ये अभी हम देखते हैं, इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में होगा। प्लांट एंड मशीनरी दिया है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। देन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड वर एक्वायर्ड ऑन 1st अप्रैल 99। शेयर कब एक्वायर किए हैं, 1st अप्रैल 99 को। तो
ईयर के शुरू में ही कर लिए, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि 31 मार्च 2000 की आपको बैलेंस शीट गिवन है, द ईयर इज 1 अप्रैल 99। ठीक है, तो you are further informed on 1st April 99, on which date the profit and loss account of S Limited showed the credit balance of 1,56,000। तो ये opening balance दिया है। Then in September 99, S Limited declared the dividend of 10% for the year ended 31st March 99। H Limited has credited the dividend to the profit and loss account। और फिर सितंबर 99 में एस लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था 10%। ठीक है, तो 10% किसका, 10% डिविडेंड किसका होगा, शेयर कैपिटल का। तो एस लिमिटेड की कैपिटल कितनी है, 6 लाख। 6 लाख का 10% कितना हो गया, 60,000। तो 60,000 रुपीज का डिविडेंड जो है एस लिमिटेड ने सितंबर 99 में डिक्लेयर किया है। ठीक है, और एच लिमिटेड क्रेडिटेड द डिविडेंड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एच लिमिटेड ने उस डिविडेंड को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया है। अब आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो अगेन इट इज सिंपल। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कैलकुलेट करना है। प्री पीरियड में देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट था, लेकिन इसी डेट को एक्वायर किया है, तो प्री पीरियड आ गया 0 मंथ्स। और पोस्ट पीरियड 1 अप्रैल 99 से 31 मार्च, द होल ईयर। ठीक है, क्योंकि पहले दिन ही एक्वायर कर लिया तो पूरा का पूरा साल जो है वो हमारा पोस्ट पीरियड में आ गया, और वो पोस्ट पीरियड कितने का हुआ है, 12 मंथ्स का। देन सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस। देखिए ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, कितना था प्रॉफिट एंड लॉस का, 1,56,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस था 1,95,000। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आ गया 1,56,000 और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 1,95,000। अब डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाता है। डिविडेंड 10% डिक्लेयर किया है, तो 6 लाख का 10% कितना हो गया, 60,000। तो ये जब हम एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा इनको बैलेंस करने के लिए, दैट इज 99,000 रुपीज, 99,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आया है, एंड द बैलेंसिंग फिगर इज द करंट ईयर प्रॉफिट। अब करंट ईयर प्रॉफिट को हमने प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में डिवाइड करना है। प्री पीरियड हमारा नील है, तो प्री पीरियड का प्रॉफिट भी नील होगा। और बाकी जो करंट ईयर का पोस्ट पीरियड का है वो सारा का सारा हमारा पोस्ट पीरियड है। तो जितना भी करंट ईयर का प्रॉफिट आया है वो किससे रिलेटेड होगा, हमारा पोस्ट पीरियड से, ₹99,000। अब हमने क्या करना है, प्री प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। प्री प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1,56,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ये दिया होगा आपको यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस ये देखिए, जो रिजर्व दिया है, रिजर्व आपको 1 अप्रैल 99 का दिया है, ब्रैकेट्स में लिखा है। तो ये रिजर्व आपका कितना है, 1,65,000। तो ये ओपनिंग बैलेंस है 1,65,000। करंट ईयर के प्रॉफिट प्री पीरियड का कुछ भी हमें नहीं मिला है, क्योंकि वो जीरो था तो नील आ गया। और फाइनल डिविडेंड जो 60,000 दिया जा रहा है, ये कहाँ से देंगे, प्री प्रॉफिट्स में से देंगे। प्री प्रॉफिट्स में से अगर ये दिया जाता है तो ये माइनस होगा और प्रॉफिट्स हमारे कम हो जाएंगे। कितना होगा, 2,61,000। और पोस्ट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए हैं 99,000। ये हमारे पास आ गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये आ गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का आप डिवीजन करेंगे। डिवीजन का रेशो क्या होगा, 75:25। 75% फॉर होल्डिंग कंपनी एंड 25% फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब यहाँ पर देखिए होल्डिंग कंपनी को फाइनल डिविडेंड कितना मिलेगा। होल्डिंग कंपनी को फाइनल डिविडेंड उतना ही मिलेगा जितना परसेंटेज उसने एक्वायर किया है। होल्डिंग कंपनी ने कितना एक्वायर किया है, 75%। टोटल डिविडेंड कितना है, 60,000। तो 60,000 का 75% ही होल्डिंग कंपनी को मिलेगा, और वो कितना है, 45,000। 60,000 इंटू 75/100 दैट इज ₹45,000। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। कुछ भी एक आएगा, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो ये इजी है आपके लिए। पहले तो देखिए उसने कितना अमाउंट पे किया है।
कितना पे किया है? 6,82,500। तो होल्डिंग कंपनी ने जब 75% शेयर्स खरीदे एस लिमिटेड के, तो कितना अमाउंट पे कर रही थी? 6,82,500। लेकिन उसको वो शेयर्स खरीदने के बदले में डिविडेंड भी मिल रहा था। डिविडेंड उसको मिल रहा था 45,000। यहाँ पर ये 45,000, तो ये उसने उसे मिलना था, और 6,82,500 उसने पेमेंट करनी थी। तो सीधा ट्रांजैक्शन को इजी कैसे किया? जितना पेमेंट करनी थी और जितना अमाउंट लेना था उसको लेस कर दिया, तो उतना कम पेमेंट कर दिया। ठीक है, कितना किया फिर? 6,37,500। अब ये पेमेंट जो किया 6,37,500, इसके बदले में वैल्यू कितनी ली है? वैल्यू क्या लिया है? कैपिटल और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट किस रेशियो में, किस परसेंटेज में? 75%। तो शेयर कैपिटल है 6 लाख और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 2,61,000, इसका 75% कितना आ गया? 6,45,750। तो ये वैल्यू ली है और ये पेमेंट की है। तो यहाँ पर क्या किया है कि वैल्यू ज़्यादा ली है और पेमेंट कम की है। तो इसका मतलब कैपिटल रिजर्व आ गया, बैलेंस इज कैपिटल रिजर्व। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखिए, सॉरी, क्वेश्चन में आपको गुडविल दी है। गुडविल दी है 60,000 और 1 लाख होल्डिंग की। अब ये जो गुडविल दी है, लेकिन आपके पास बैलेंस आ गया कैपिटल रिजर्व का। तो अभी आपको मैंने बताया है कि अगर आपको गुडविल दी है और बैलेंस कैपिटल रिजर्व का आ गया है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज लिखनी है, या तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। लेकिन आपको क्या करना है? ज्यादा अमाउंट वाले आइटम में से कम अमाउंट वाले आइटम को राइट ऑफ करना है। अब यहाँ पे ज्यादा किसका है? गुडविल का है 1 लाख और 60,000। 1,60,000 गुडविल ज्यादा है, और कैपिटल रिजर्व आ रहा है 8,250। तो गुडविल में से हम ये कैपिटल रिजर्व को राइट ऑफ कर देंगे, और जो बाकी का गुडविल का अमाउंट बचेगा वो हम एज गुडविल शो करेंगे। कहाँ पर? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे गुडविल देखिए, एस लिमिटेड की कितनी थी? 1 लाख। एस लिमिटेड की 60,000। ठीक है, कैपिटल रिजर्व आया है कितना? 8,250। ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, यानी कि ज्यादा अमाउंट में से कम अमाउंट वाले आइटम को लेस कर दिया या राइट ऑफ कर दिया। तो बैलेंस कितना आ गया? 1,51,750। अदरवाइज क्या था कि यहाँ पे गुडविल है और हम यहाँ पे कैपिटल रिजर्व इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि ये आइदर केस है, या तो हमारे पास गुडविल होगा या फिर हमारे पास कैपिटल रिजर्व होगा। दोनों आइटम्स को हम इकट्ठा नहीं लिख सकते, और दोनों आइटम्स को इकट्ठा नहीं लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा अमाउंट वाले आइटम में से कम अमाउंट वाले आइटम को राइट ऑफ करना है, जो कि एडजस्टमेंट अभी हमने ये वाली की है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं और क्या करना है। ये कैपिटल रिजर्व का हो गया एडजस्टमेंट। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैपिटल है प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और बाकी परसेंटेज कितने हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की? 25%। 75% होल्डिंग ने खरीदा है, और बाकी रिमेनिंग क्या है? 25%, विच इज विद माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी है। अब हम यहाँ पे शेयर कैपिटल लेंगे। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की 15 लाख गिवन है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2,40,000, ये हमने अभी कैलकुलेट किया है। जर्नल रिजर्व दिया है होल्डिंग कंपनी का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है आपको 4,80,000, देख लीजिए बैलेंस शीट में गिवन है। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस 4,80,000। ठीक है, क्रेडिटर्स कंबाइन हो जाएंगे। यहाँ पे गुडविल का हमने कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट्स कंबाइन हो गई। ठीक है, ये सब एसेट्स कंबाइन हो जाएंगी। और डिविडेंड का शेयर कितना मिला है? यहाँ पे रिवेन्यू प्रॉफिट्स में से 75% मिला है। रिवेन्यू प्रॉफिट्स मतलब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने थे? 99,000। उसका 75% किसको मिल रहा है? होल्डिंग को, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और जो डिविडेंड का शेयर मिल रहा था वो पहले ही माइनस कर दिया, तो यहाँ भी हमने उसको माइनस कर दिया। शो करेंगे इसको लेस शो करेंगे। ठीक है, 5,09,250। और ये करंट लाइबिलिटीज हमने ये क्रेडिटर्स ऐड कर दिए,
और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स में हमने वो गुडविल की कैलकुलेशन जो अभी की थी एडजस्टमेंट, ये आपको बता दी। और बाकी जितने भी एसेट्स हैं उनको हमने कंबाइन करके शो कर दिया। और अब हम इसमें बैलेंस शीट का टोटल करेंगे एंड द टोटल शुड बी इक्वल। और इक्वल है इट मीन्स आपने अपना क्वेश्चन जो है वो सही किया है। ये अपने आप में एक वेरिफिकेशन है। आप ऐसे क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर टोटल इक्वल आता है तो आपका क्वेश्चन सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर कितने अमाउंट का जो है डिफरेंस है, और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को ठीक से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 22। So, on 31st March 2001, the balance sheet of S Limited and S Limited stood as follows. शेयर कैपिटल है, रिजर्व दिए हैं 1 अप्रैल 2000 को। देखिए अगेन हमें ये जिस ईयर की बैलेंस शीट है हम वो ईयर लिखेंगे। 31 मार्च 2000 है तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2000। 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2001, तो ये 1 अप्रैल 2000 के ही बैलेंसेस है। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस दिए हैं रिजर्व के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, क्रेडिटर है। और इधर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, 70% शेयर्स खरीदे हैं। अगेन 70% शेयर्स कितने हैं, 70 और 30 का रेशियो आप ले सकते हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश। Then the shares of S Limited were acquired on 1st October 2000. Date of acquisition क्या है, 1st October, और ये हमारा 1 अप्रैल से था। तो आप देखिए प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड कैलकुलेट करेंगे। प्री पीरियड कितना होगा, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, सितंबर तक हो गया तो कितना हो गया, 6 मंथ। तो प्री पीरियड हमारा है 6 मंथ और पोस्ट पीरियड भी हमारा कितना होगा, 6 मंथ होगा। ठीक है, देन यू आर फर्दर इन्फॉर्म्ड on 1st April 2000, on which date the profit and loss account of S Limited showed the credit balance of 1 lakh. अब 1st April 2000 को कितना बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, 1 लाख। ठीक है, in September 2000, S Limited declared the dividend of 10% for the year ended 31st March 2001. S Limited credited the dividend to the profit and loss account. Corporate dividend tax is at the rate 10% is also paid. अब यहाँ पे देखिए 10% एक तो डिविडेंड है, ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। और उसके बाद जो सीडीटी है, सीडीटी क्या होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कि जितना कंपनी ने डिविडेंड दिया है उस डिविडेंड के ऊपर कंपनी को टैक्स भी देना पड़ता है। वो कितना परसेंट है, 10%। सो डिविडेंड 10% डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द कैपिटल एंड द कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो डिविडेंड के ऊपर दिया जाना है। तो ये जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, वो डिविडेंड पे होगा। जो ये डिविडेंड आएगा 10% ऑफ 5 लाख। क्लियर, ये कैसे होगा अभी देखते हैं हम क्वेश्चन में। क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड, ये इंटर कंपनी ओइंग्स है। ये क्रेडिटर्स और डेटर्स में से 20,000 क्रेडिटर्स और 20,000 डेटर्स में से लेस हो जाएगा। देन द स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स द गुड्स ऑफ वैल्यू 8,000 विच वर सप्लाइड बाय एस लिमिटेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3%। ठीक है, तो गुड्स का है, ये स्टॉक का हमें एडजस्टमेंट करनी है 8,000। ये भी हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे। सॉरी, सबसे पहले वही है स्टेप 1 में हमें प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का कैलकुलेशन करना है। प्री पीरियड वो हमने पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 6 मंथ, और पोस्ट पीरियड भी 6 मंथ। नाउ इन स्टेप 2 वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 1 लाख का है, क्लोजिंग 2 लाख का है। देख लीजिए, क्लोजिंग ये दिया है 2 लाख का और ओपनिंग ये 1 लाख का है। ठीक है, उसके बाद बताया है कि डिविडेंड दिया है 10%। 10% डिविडेंड किसके ऊपर देते हैं, कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल कितनी थी, 5 लाख। 5 लाख का 10% डिविडेंड 50,000। अब 50,000 जो डिविडेंड दिया है इसके ऊपर कंपनी ने गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया है जिसे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कहते हैं। तो वो टैक्स किसके ऊपर दिया है, डिविडेंड। डिविडेंड कितना है, 50,000। 50,000 के ऊपर 10% कितना हो गया, 5,000। तो ये सीडीटी हो गया, यानी कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स
5000। तो ये जब आप एडजस्ट करेंगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट एज बैलेंसिंग फिगर आएगा हमारे पास 1,55,000। ठीक है, तो 1,55,000 हमारे पास आ गया करंट ईयर्स प्रॉफिट। अब करंट ईयर के प्रॉफिट को हमने प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में डिवाइड करना है। प्री पीरियड का कितना होगा, 6 मंथ का है, तो 1,55,000 का हाफ कर दीजिए, 77,500। दिस इज द प्री पीरियड प्रॉफिट। और पोस्ट पीरियड भी कितना होगा, 1,55,000 का 6 मंथ का यानी कि हाफ कर दीजिए, 77,500। अब हमें टोटल प्री प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। टोटल प्री प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शुरू में प्रॉफिट एंड लॉस कितना था एस लिमिटेड का, 1 लाख। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व देखिए, रिजर्व दिया है 1 अप्रैल को 2 लाख, तो 1 अप्रैल को दिया है, ओपनिंग है, तो इसका मतलब प्री का है, वो प्री पीरियड का है। ठीक है, तो प्री पीरियड का जनरल रिजर्व आ गया 2 लाख। और करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से जो प्रॉफिट मिला है प्री पीरियड का वो कितना, 77,500। उसमें से फाइनल डिविडेंड जो कंपनी ने डिक्लेयर किया था, तो डिविडेंड तो कंपनी को देना पड़ेगा प्रॉफिट्स में से। जब कंपनी प्रॉफिट्स में से डिविडेंड का पेमेंट करेगी तो प्रॉफिट कम होगा, यानी कि डिविडेंड को आपने लेस करना है 50,000। और साथ में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी दिया है 5,000 का, तो ये भी लेस कर दिया। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कितने आ गए, 3,22,500। ठीक है, अब हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन कितने हैं, सिर्फ 77,500। ये हमने कैलकुलेट किए थे ना, करंट ईयर्स प्रॉफिट फॉर द पोस्ट पीरियड, ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स है 77,500। अब होल्डिंग कंपनी को फाइनल डिविडेंड कितना मिलेगा, जितना होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर किया है। सब्सिडरी कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है, 50,000। 50,000 में से होल्डिंग कंपनी कितना लेगी, 70%, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को 70% ही एक्वायर किया है, और वो कितना है, 35,000। अब 35,000 होल्डिंग कंपनी ने एज डिविडेंड रिसीव करना है सब्सिडरी कंपनी से, और सब्सिडरी कंपनी को खरीद एक्वायर करने के लिए परचेज कंसिडरेशन देना है। तो यहाँ पे सिंपल ट्रांजेक्शन क्या होगी कि परचेज कंसिडरेशन में से होल्डिंग कंपनी जितना उसने डिविडेंड रिसीव करना है सब्सिडरी से, उतना वो लेस कर देगी। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी ने कितना देना था सब्सिडरी को, जब 70% इन्वेस्टमेंट किया था तो कितने किया था, 5 लाख। अब 5 लाख होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी को परचेज कंसिडरेशन देना था और 35,000 लेना था, तो वो माइनस कर दिया। तो कितना अल्टीमेटली कितना पेमेंट कर रही है होल्डिंग कंपनी, 4,65,000। अब 4,65,000 पेमेंट कर रही है, उसके बदले में वैल्यू कितनी ले रही है, अमाउंट ड्यू कितना बनता है, 70% ऑफ शेयर कैपिटल एंड 70% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। एक्वायर करने के टाइम पे होल्डिंग कंपनी ने यही दो चीजें ली हैं, शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, लेकिन कितना, जितना उसने एक्वायर किया है दैट इज 70%। तो 5 लाख प्लस 3,22,500 जो कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट थे, उसका 70% कितना आ गया, 5,75,750। तो 5,75,750 की वैल्यू ली है और पेमेंट किया है 4,65,000। पेमेंट कम किया है और वैल्यू ज़्यादा ली है, तो इसका मतलब अपने प्रॉफिट्स बढ़ा लिए हैं अपने पैसा बचाकर। तो वो जो प्रॉफिट बढ़े हैं कैपिटल नेचर के प्रॉफिट थे, हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। सो द बैलेंस इज कैपिटल रिजर्व 1,10,750। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वही शेयर कैपिटल का प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उसका रिमेनिंग परसेंटेज। रिमेनिंग परसेंटेज क्या है, 70% होल्डिंग के पास है, तो बचा हुआ 30% क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। तो 5 लाख का और 3,22,500, 77,500, इसका 30%, 2,70,000 जो है दैट इज टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमारे पास कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है कि स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है। अनरियलाइज प्रॉफिट देखिए क्या होता है कि जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी होती है, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कई सारी कंपनीज हैं, तो वहाँ पे इंटर कंपनी ओइंग्स चलती रहती हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान भेजती रहती है। ठीक है, तो एक ने सामान दूसरी कंपनी को दिया,
तो उसके हिसाब से तो वो सेल हो गई, लेकिन हो सकता है कि दूसरी कंपनी ने अभी उस सामान को सेल ना किया हो, तो एक्चुअल में वो सामान जो है अभी सेल नहीं हुआ और प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ। तो जो प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ उस प्रॉफिट को हम क्या कहते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। क्योंकि ग्रुप तो एक है, जब होल्डिंग कंपनी ने बैलेंस शीट बनाई तो उसने उसको कंसोलिडेट किया, अपनी सब्सिडरी कंपनी की इंफॉर्मेशन को भी लिखा। तो तब पता लगा कि अगर एक सब्सिडरी ने कुछ स्टॉक होल्डिंग को दिया है या होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया है, तो वो तो उन्होंने अपनी बुक्स में सेल्स मान के लिख लिया, लेकिन एक्चुअल में जब दूसरी कंपनी ने उन गुड्स को लिया था वो सेल हुई नहीं है। तो वो प्रॉफिट, जो कि सेल हम हमेशा प्रॉफिट पे दिखाते हैं, तो वो प्रॉफिट हमारा रियलाइज नहीं हुआ, तो उस प्रॉफिट को कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट। तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट को हमें एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो अब कैसे उसका एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि गुड्स जो इनवॉइस की गई थी वो कितने पे की गई थी, 33 1/3% पे ऑन कॉस्ट। तो कॉस्ट अगर 33 1/3 है, तो यहाँ पर देखिए इसको इजी करने के लिए एक आप समझ सकते हैं कि टिप समझ सकते हैं, एक इजी सा मेथड है जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यूज करते हैं, कि ये 1/3 ऑन कॉस्ट है। ठीक है, अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस इससे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं, इसमें 1 ऐड करके मानते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट अगर 1/3 है तो सेलिंग हमारा कितना होगा, 1/3, और 3 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1/4। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 1/4। तो हमेशा हम ऐसे करते हैं, जब भी हमें कॉस्ट पे जो दिया है परसेंटेज उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। इफ इट इज 1/3 तो सेलिंग क्या हो जाएगा, 1/4। और अगर कॉस्ट पे 1/4 है तो सेलिंग हो जाएगा 1/5। इसी तरीके से हम रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर हमें सेलिंग 1/5 दिया है तो ऑन कॉस्ट हम क्या निकाल सकते हैं, 1/4। वो फिर 1 माइनस हो जाएगा। तो अगर 1/3 ऑन कॉस्ट है, इसमें हमने 3 में 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1/4। इट मीन्स दिस इज 25%। 1/4, 100% का 1/4 क्या होगा, 25%। तो 25% ऑन सेल्स। तो 8,000 जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो 8,000 का सॉरी स्टॉक था, उसके ऊपर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 25%। कितना आ जाएगा, 8,000 इंटू 25%, दैट इज 2,000। तो ये जो 2,000 है ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, और इस अनरियलाइज प्रॉफिट की हमें एडजस्टमेंट करनी है अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। अब वो कैसे होगी, देखिए सबसे पहले तो अब हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। शेयर कैपिटल आ गया हमारी होल्डिंग की 6 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2,70,000, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है। जनरल रिजर्व होल्डिंग का हमें गिवन है, देखिए होल्डिंग की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जनरल रिजर्व दिया है 2 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है 3 लाख का, क्रेडिटर्स दिए हैं, दोनों के कंबाइन हो जाएंगे। और इधर इन्वेस्टमेंट का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सारी एसेट्स दी हैं जो कि कंबाइन हो जाएंगी। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बाकी सब आइटम्स वही हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और एक कैपिटल रिजर्व हमने बैलेंस जो परचेज कंसिडरेशन से कंपेयर करके निकाला था, दैट इज सॉरी कितना था, अम, ये था हमारा कैपिटल रिजर्व 1,10,750, 1,10,750 था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल रिजर्व 1,10,750। और रिवेन्यू प्रॉफिट जो हमारा पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट था, पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट था ये 77,500, इसका 70% 54,250। अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट अनरियलाइज था, हमने इसकी दो जगह उसको एडजस्टमेंट करनी होती है, एक तो प्रॉफिट्स में से माइनस करते हैं 2,000, यहाँ प्रॉफिट में से माइनस किया। दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ से होती है, स्टॉक में से माइनस करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हमने स्टॉक में ऐड करके दिखाया होता है, लेकिन वो अनरियलाइज है तो हमने उसको माइनस कर दिया, कहाँ से, स्टॉक में से। तो ये जो इंटर कंपनी ओइंग्स होती है, इंटर कंपनी ओइंग्स की हमें दो जगह एंट्री करनी होती है। ठीक है, अनरियलाइज प्रॉफिट की एक तो प्रॉफिट्स में से लेस किया यहाँ पर,
एक लाइबिलिटी साइड में और एक तरफ एसेट साइड में हमने स्टॉक में से लेस किया है। ठीक है, अब और इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड, कि जो क्रेडिटर्स हैं एस लिमिटेड के वो 20,000 वो किसके हैं? फ्रॉम एस लिमिटेड से। ठीक है, तो एक के क्रेडिटर हुए और एक के डेटर हुए, तो 20,000 हमने क्रेडिटर्स में से भी माइनस करना है और डेटर्स में से माइनस करना है। ये जो क्रेडिटर्स हैं म्यूचुअल ओइंग्स में 20,000 यहाँ पे लेस कर दिया, और यहाँ पे डेटर्स में से म्यूचुअल ओइंग्स 20,000 यहाँ पे लेस कर दिया, क्योंकि अगर एक कंपनी के डेटर है तो दूसरी कंपनी के लिए वो क्रेडिटर होंगे, अगर एक ग्रुप है होल्डिंग कंपनी के केस में। तो म्यूचुअल ओइंग्स है, म्यूचुअल ओइंग्स में हमने उसको एडजस्टमेंट दो जगह करना है, 20,000 ये और एक 20,000 ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने म्यूचुअल ओइंग्स में दो एडजस्टमेंट की हैं, एक तो अनरियलाइज प्रॉफिट की यहाँ पे प्रॉफिट्स में से और यहाँ स्टॉक में से, एक हमारे पास क्रेडिटर्स और डेटर्स की थी, यहाँ क्रेडिटर्स में से 20,000 माइनस किए हैं और यहाँ डेटर्स में से किए हैं, और फिर हमने ये सारा टोटल किया है। और जब हम ये टोटल करते हैं देन दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी सेम। अगेन वही बात है कि अगर आपका टोटल बराबर आ रहा है तो इट मीन्स यू आर डूइंग द राइट क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पर अभी हम ख़त्म करते हैं अपना डिविडेंड वाला, उसके बाद जो इससे आगे फर्दर क्वेश्चंस है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।